नमस्कार, स्वागत है आपका तर्कश में। मैं हूं अमृता राय। 30 नवंबर को दुनिया भर के तमाम देश यानी 195 देश पेरिस में इकट्ठा हो रहे हैं जलवायु सम्मेलन के लिए। और जलवायु सम्मेलन में सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो दुनिया भर में कार्बन एमिशन यानी कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है उसे कैसे कम किया जाए, ताकि क्लाइमेट चेंज जो लगातार देखने को मिल रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में उसे कंट्रोल किया जा सके। भारत भी इन तमाम देशों के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेंट है, अपना प्रतिनिधित्व करेगा। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री खुद जाने वाले हैं। लेकिन भारत की चिंताएं क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक लवासा साहब, जो कि एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है लवासा साहब आपका। भारत ने जो 195 देशों के साथ अपना INDC सबमिट किया है, जो इरादा जताया है पेरिस कन्वेंशन के लिए, उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि 2030 तक 40% नॉन फॉसिल फ्यूल के लिए वो अग्री करता है, और जिससे कार्बन एमिशन घटाने की दिशा में भारत की तरफ से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो भारत इसे अचीव करने के लिए कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो बिजली उत्पादन होता है उसके कई स्रोत हैं, और भारत में बिजली का उत्पादन कोयले से भी होता है, पानी से भी होता है, और बाकी जो स्रोत हैं जैसे कि न्यूक्लियर या रिन्यूएबल एनर्जी, इनके ऊपर पहले इतना ज़्यादा जोर नहीं था। लेकिन अब मौजूदा सरकार ने आने के बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो 175 गीगावाट यानी कि 1,75,000 मेगावाट का टारगेट रखा है 2022 तक। और आइंदा आने वाले सालों में ये टारगेट और भी बढ़ेगा। हमारा लक्ष्य ये है कि क्योंकि थर्मल एनर्जी से CO2 एमिशंस ज़्यादा होते हैं, तो हम धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं या नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की तरफ जाएं, जिसमें कार्बन एमिशंस नहीं होते हैं। लेकिन अभी तक जो हमारी स्थिति है देश की, वो मैक्सिमम शायद 3-4% के आसपास ही है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे हम भरोसा जता सक रहे हैं। तो आखिर इतनी 40% अगर हम इस दिशा में जाने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या रणनीति अपनाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? इसमें 2-3 पहलू हैं इसके। सबसे पहला सौर ऊर्जा। तो सोलर एनर्जी के लिए 1 लाख मेगावाट का टारगेट है, और उसमें तकरीबन 40,000 मेगावाट के करार या तो हो चुके हैं या उनके लिए तैयारियां शुरू हो गई उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 2-1 सालों में ये लगभग 3,800 मेगावाट की कैपेसिटी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर पहला एयरपोर्ट जो सौर ऊर्जा से चलता है कोचिन में ऑलरेडी शुरू हो गया है। इसी तरह से चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल रूफटॉप का प्रोग्राम है, सभी अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास जारी है, जिससे हमें उम्मीद है कि ये लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। जी, तो भारत ने तो अपना लक्ष्य जाहिर कर दिया है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने जो लक्ष्य जताए हैं उसके मुताबिक जो धनी देश हैं वो अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन उनको जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। और जो INDC में जो लक्ष्य सबमिट किए गए हैं उसमें एक विश्लेषण वैज्ञानिकों ने किया, जिसके मुताबिक धनी देशों ने 15.2 गीगाटन उत्सर्जन का ही ऐलान किया है, जबकि उनको करना चाहिए 24.2 गीगाटन। तो ये जो गैप रह जाएगा, क्या उस गैप को भरने के लिए भारत, चीन या इनके जैसे तमाम विकासशील देशों पर ज़्यादा दबाव पड़ने की आशंका तो नहीं है? ये सवाल जो है ये इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि जो एमिशंस हैं वो अक्यूमुलेटेड एमिशंस हैं। मतलब आज जो आप एमिशंस रिलीज़ करते हैं, ये एमिशंस 100 साल से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो इस वक्त जो जलवायु परिवर्तन का संकट है, ये एक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अक्यूमुलेटेड एक्शन है। 100-150 सालों से जो भी एमिशंस हैं वो स्पेस में जमा है। जो वैज्ञानिक दृष्टि से जो रिपोर्ट सामने आई है IPCC की, उन्होंने ये कहा कि 2% ही 2 डिग्रीज से ज़्यादा नहीं धरती हो का सकता। टेम्परेचर 2100 तक बढ़ना चाहिए। जी। अब अगर उसको कंटेन करना है तो 3000 गीगाटन कार्बन स्पेस अवेलेबल है। जी।
जिसमें से लगभग 2000 इस्तेमाल हो चुका है। तो ओके। अब 1000 अब 1000 बचा है। अब 1000 जी। बाकी। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो 1000 गीगाटन बचा है उसमें से 750 गीगाटन तो 2030 तक ही इस्तेमाल हो जाएगा। बिल्कुल तो सही जो कहा आपने। 250 गीगाटन होगा उसमें तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाएगी। तो भारत अपने लिए कहाँ पर स्पेस देखता है? इसीलिए भारत जैसे बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी ये मांग है कि जिन कंट्रीज़ ने पहले कार्बन स्पेस को यूटिलाइज किया है और ऑक्यूपाई किया है, उनको बहुत तेज़ी से अपने एमिशंस को घटाना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से या जो भी ऐसी क्लीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। कंजम्पशन का जो उनका पैटर्न है, एक्सेसिव कंजम्पशन का, उसको कम करना पड़ेगा ताकि वो धीरे धीरे स्पेस खाली हो और विकासशील देश जैसे भारत है, जहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में अभी विकास होना बाकी है, उनको ये स्पेस मिले। लेकिन सच तो ये है कि वो स्पेस धनी देश देने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये स्पेस कैसे हासिल होगा? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसीलिए भारत ने पिछले 1 वर्ष से ये बात कहना शुरू किया है। हमने अपने आईएनडीसी में भी लिखा है और मैं समझता हूँ कि भारत अकेला एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने आईएनडीसी में ये कहा है कि लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत आवश्यक है और हम इस बात को प्रोपगेट करेंगे, हम इस बात को दर्शाएंगे कि कैसे जीवन शैली को बदलने से कार्बन एमिशंस के ऊपर सीधा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर कई देश ऐसे हैं जहाँ पर कारों की मात्रा बहुत अधिक है, हिंदुस्तान में कम है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर बिजली दिन रात जलती है, चाहे इस्तेमाल वहाँ हो या ना हो। तो ये सब जो फासला है और ये सब जीवन शैली के जो तरीके हैं, इनको बदलना बहुत आवश्यक है। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है जो धनी देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो तमाम तरह के दबाव इस्तेमाल करती हैं ताकि विकासशील देशों को और कमज़ोर देशों को अपने पक्ष में कर लिया जाए। और सबसे बड़ा उदाहरण उसका इक्विटी शेयर्स जो कार्बन उत्सर्जन का है उसके रूप में देखने को मिलता है। क्या इक्विटी में कोई बदलाव आएगा? जो इक्विटी की आप लोगों की डिमांड है, विकासशील देशों की डिमांड है, उसको विकसित देश मान पाएंगे? देखिए, ये हमारी कोशिश है कि हम हर राष्ट्र अपने हक के लिए अपनी बात सामने रखता है और हिंदुस्तान ही नहीं, ग्रुप ऑफ 77 और चाइना जिसमें 135 के करीब देश हैं जी। ये सब इस बात को सामने रख रहे हैं कि जब से ये जलवायु परिवर्तन का संकट दुनिया के सामने जाहिर हुआ है, उसके बाद भी कई विकसित देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने एमिशंस को बढ़ाया है, घटाया नहीं। तो अब अगर हम ये चाहते हैं और भारत इस बात पे बहुत दृढ़ है कि हमारे देश में जिन लोगों का अभी विकास नहीं हुआ है, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिनको बिजली मुहैया नहीं हुई है, जिनको एम्प्लॉयमेंट मुहैया नहीं हुई है, उन सबको बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कराना हमारा संकल्प है। और उसको करने के लिए हम इस बात पे भी अडिग हैं कि हम वो सब टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे एमिशन कम हो। तो भारत को विकास के रास्ते पर भी आगे बढ़ना है और कार्बन उत्सर्जन भी घटाना है। अब ये दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बनेगा? और जो धनी देश हैं जिनकी लगातार मांग है कि जो तेज़ी से विकास कर रहे देश हैं, भारत और चीन जैसे देश, उनको अपने बराबर एमिशन पर लाया जाए, तो उनको कैसे समझाएंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो आप लोगों ने कोई ऐसी रणनीति बनाई है पेरिस सम्मेलन के दौरान जिससे कि अमेरिका या धनी देशों को अपने पक्ष में किया जा सके? इसमें कई ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर भारत, साउथ अफ्रीका, चाइना और ब्राज़ील का एक बेसिक ग्रुप है। ग्रुप ऑफ 77 और चाइना एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके अंदर एक लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है। तो इस तरह से भारत अलग अलग देश जो हमारी विचारधारा से माफिक रखते हैं, उनसे हम बात करके और अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब UNFCCC यानी कि जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज का, ये बना था, उसी में इस बात को रिकग्नाइज़ किया गया था कि 2 किस्म के मुल्क हैं। एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो Annex 1 कंट्रीज़ हैं और एक नॉन एनेक्स कंट्रीज़ हैं। और उनमें इस बात पे विभाजन हुआ था कि उन लोगों की जो Annex 1 कंट्रीज़ हैं, उनकी एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी,
लेकिन सबकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। तो हर मुल्क अपनी हैसियत के हिसाब से इस संघर्ष में काम करेगा, इस दिशा में काम करेगा। लेकिन जिन लोगों ने पहले से ऐतिहासिक उत्सर्जन किया है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है और उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए 2-3 चीज़ें करना अनिवार्य था और अब भी है। पिछले दिनों हमने सुना कि ग्रीन फंड भी बनाया जाएगा $100 बिलियन का। बहुत तरह की रिपोर्ट्स आई। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि $62 बिलियन तो ऑलरेडी विकसित देशों की तरफ से गरीब देशों को दिया जा चुका है। बहुत सारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि नहीं, $10 बिलियन से ज़्यादा नहीं मिला है। तो सच्चाई क्या है? और अगर ये जो आप कह रहे हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे हासिल करना है तो इन सब मुद्दों को वन बाय वन रिजॉल्व तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है और इसी के लिए हम कार्यरत हैं। दरअसल जो आपने कहा ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो इसमें तय ये हुआ था कि विकसित देश $100 बिलियन का एक प्रावधान करेंगे और उसमें एक ग्रीन क्लाइमेट फंड भी बनाया जाएगा। तो तथ्यों के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से अभी तक ग्रीन क्लाइमेट फंड के जो प्लेजेस हैं, सिर्फ कमिटमेंट, वो तकरीबन $10.2 बिलियन के हैं। उसमें से वो पैसा अभी आया नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक कहा गया है कि हम ये पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे 2019 तक। लेकिन जो OECD की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक $62 बिलियन पैसा आ गया है, क्या वो सही नहीं है? उस रिपोर्ट के बारे में बहुत विवाद हैं और उसमें दरअसल भारत ने भी ये कहा है कि जो डेवलपमेंट असिस्टेंट, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस सदियों से मिलता आ रहा है, उसको देने की प्रणाली एक अलग प्रणाली है। उसको अब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये कहना कि ये क्लाइमेट फाइनेंस है, ये ठीक नहीं है। दरअसल क्लाइमेट फाइनेंस की परिभाषा के ऊपर भी अभी सहमति नहीं है। तो जब क्लाइमेट फाइनेंस की परिभाषा पे सहमति नहीं है, जब रिसिपिएंट कंट्रीज़ को ये पता ही नहीं है कि ये क्लाइमेट फाइनेंस है, तो अचानक ये कहना कि $62 बिलियन ऑलरेडी डेवलपमेंट असिस्टेंस के नाम से क्लाइमेट फाइनेंस दिया गया है, तो ये बात हजम नहीं होती है। और इसीलिए हमने ये इस बात को उठाया है। हमारे वित्त मंत्रालय ने भी स्पेसिफिकली उठाया है कि ये डबल अकाउंटिंग है, ये क्रिएटिव अकाउंटिंग है, इसमें कन्फ्यूजन है और इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। इन तमाम भारत की चिंताओं के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया कि भारत एक प्रॉब्लम कंट्री है और इसके बारे में जवाब भी देना पड़ा भारत को कि हम प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, हम हर मुद्दे को रिजॉल्व करना चाहते हैं, उसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। हम प्रॉब्लम नहीं, हम सोल्यूशन बनना चाहते हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे लवासा साहब से कि अमेरिका ने ये चिंता जताई है कि भारत एक की चैलेंजिंग कंट्री है और भारत ने अपनी तरफ से कहा है कि भारत कोई समस्या नहीं है, बल्कि भारत का इरादा सोल्यूशन निकालने का है। मोदी जी की एक मुलाकात भी हमने सुना है कि ओबामा साहब के साथ इस कन्वेंशन के दौरान होने वाली है अलग से। उसमें क्या मुद्दे डिस्कस हो सकते हैं और क्या क्लाइमेट से संबंधित ही बात होगी और सोल्यूशन निकालने की ही कोई कोशिश होगी? ये वाली जो बात आपने कही है बायलैटरल डिस्कशन की, ये तो एक अखबारों में आई हुई बात है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। लेकिन वो वहाँ पर आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी वहाँ जाएंगे और अपनी बात सब लोग उस सम्मेलन में रखेंगे। भारत भी अपनी बात रखेगा। भारत हमेशा से, जब से जलवायु परिवर्तन के नेगोशिएशन शुरू हुए हैं, एक सक्रिय भूमिका निभाता है। अब भी हमारा इरादा यही है पूरा कि हम एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेंगे, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं और हम हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो उसको सामने लाया जाए और उसके लिए सहमति जुटाई जाए। तो क्या भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल सहमति की कोई गुंजाइश नहीं है? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा न सिर्फ भारत बल्कि चाइना और दूसरी कंट्रीज़ के नेताओं से भी, हेड से भी मुलाकात करेंगे इस सम्मेलन के दौरान। जैसा मैंने कहा कि सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बातचीत तो होती है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बातचीत का रिजल्ट एक स्टेटमेंट हो। तो क्या क्या मसले डिस्कस होते हैं इन बातचीत के दौरान, ये कहना इस वक्त मुमकिन नहीं है। लेकिन क्योंकि ये परिप्रेक्ष्य क्लाइमेट चेंज का है, तो जाहिर है सब सर्वोपरि यही बात रहेगी। हमने ये सवाल इसलिए भी पूछा लवासा साहब, क्योंकि हमने ये भी सुना कि अमेरिकी डेलीगेशन भी भारत इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए आने वाला है, और उस डेलीगेशन में भी लगातार इन मुद्दों पर चर्चा होती रही है कि भारत अपना कार्बन उत्सर्जन कैसे घटाए। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अब भारत जैसे विकासशील देश धनी देशों का दबाव महसूस कर रहे हैं इन सब इश्यूज नहीं, पे? इस चीज़ में तो पहले प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि हम किसी के दबाव में ये काम नहीं करते। लेकिन ये ज़रूर है कि भारत इस बात को मानता है कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ी जटिल समस्या है, एक संकट है, और हर भारत के नागरिक को ये अधिकार है कि उसके लिए अच्छा पर्यावरण हो, जिस माहौल में वो रहता है वो अच्छा हो। और भारत ये कोशिश करता है हमेशा, और आइंदा भी करेगा, जो कि हमने अपने INDCs में कहा है कि एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों को बैलेंस करके चला जाए सामने। तो ये कहना कि अगर भारत लगातार इन्वायरमेंट के तमाम मुद्दों पर अपने झुकाव प्रदर्शित करता रहेगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि विकास पर गंभीर असर पड़ सकता है? नहीं, विकास और पर्यावरण, ये दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। और यही हमारा असली मुद्दा है कि 100-150 साल तक जिस तरह से दुनिया में विकास हुआ, अगर वो रास्ता सही नहीं था, तो नया रास्ता क्या है? उस रास्ते पे चलने के लिए नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम ये मांग करते हैं कि नई टेक्नोलॉजी दुनिया में विकसित हो, जहाँ पर है वो विकासशील देशों को दी जाए, और उसके अंदर जो बैरियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उनको घटाया जाए, ताकि क्या हम बैरियर्स हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए विकसित देशों का दबाव लगातार है, तो जो विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं जिनको कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो मुहैया कराई जाए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ज़्यादातर टेक्नोलॉजी भी प्राइवेट लोगों के हाथ में है, जिससे ऐसे देशों को मुश्किलें पेश आती हैं। इस चीज़ की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए भारत ने एक तजवीज़ रखी है सामने कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसमें से एक अलग विंडो बनाई जाए, जिसमें से IPR कॉस्ट को डिफरे किया जाए। तो ये बात आपकी सही है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर में है, कुछ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए अगर कोई लाइसेंस फ़ी है या IPR कॉस्ट है, तो उस कॉस्ट को ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो एक इंटरनेशनल फंड है, उसमें से दिया जाए, ताकि जो रिसिपिएंट कंट्रीज़ हैं उनको वो बाहर ना सहना पड़े उस कॉस्ट का। तो ये एक हमारी तजवीज़ है। दूसरी हमारी तजवीज़ ये भी है कि जॉइंट कोलैबोरेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, जहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी हो, जैसे एड्स के मामले में कोलैबोरेटिव रिसर्च हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन के मामले में कोलैबोरेटिव रिसर्च हुई थी, तो इसी तरह से ये भी ऐसा क्षेत्र है। रिन्यूएबल एनर्जी को, जैसे अगर हम चाहते हैं कि गांव-गांव में पहुंचे, तो रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर कैसे किया जाए, बिकॉज इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको ट्रांसमिट कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ की आवश्यकता है और अफोर्डेबल कॉस्ट पे आवश्यकता है। इस वक्त हिंदुस्तान का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दुनिया के एवरेज से 1/3 जी। हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ अगर कंपैरिजन करें तो हमारा 10% पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। जी। तो लेकिन बावजूद इसके हम अपनी बात को वहाँ पर क्यों नहीं मनवा पाते, उस फोरम पे जहाँ पर विकसित देश ये तय करने लग जाते हैं कि क्योंकि आप बहुत तेज़ी से विकास करने वाले देश हैं, विकासशील देश हैं, इसलिए जितना कार्बन उत्सर्जन हम रोकने की कोशिश करेंगे, उतनी ही कार्बन कटौती आपको भी करनी पड़ेगी। यही तो विवाद का विषय है। जी। यही विवाद का विषय है, और इसीलिए क्योंकि जो विकासशील देश हैं वो अपनी बात सामने रखते हैं, लेकिन वो साधन संपन्न नहीं है, और वो
तकनीक के लिए, साधनों के लिए निर्भर हैं, सहायता के लिए, सहायता पे। तो इसलिए ये अपनी बात तो हमेशा रखते हैं, लेकिन अब अगर $100 बिलियन मुहैया कराना डेवलप्ड कंट्रीज़ की जिम्मेदारी है, तो हम उनको कह सकते हैं कि आप रेज़ करिए, लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी या ऑब्लिगेशन को नहीं पूरा करते, तो इस तरह से ये शायद अरेंजमेंट जिम्मेदारी उनको याद दिलाने का एक ही तरीका हो सकता है, और वो है जो 135 विकासशील देशों की एकता है उसको बनाए रखा जाए। लेकिन बहुत सारे विकासशील देश अक्सर ये शिकायत करते हुए देखे जाते हैं कि भारत हो या चीन हो, अमेरिका से द्विपक्षीय बात करके वो विकासशील देशों की एकता तोड़ देते हैं, और इस वजह से विकसित देशों का दबाव विकासशील देशों पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये धारणा हो सकती है, लेकिन ये धारणा में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा से इस बात पे अपने स्टैंड पे कायम है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम बहुत ज़ोर शोर से इस बात को सामने लाते हैं कि विकसित देशों की क्या जिम्मेदारियां हैं विकासशील देशों की तरफ। तो इसमें कभी ये नहीं है कि, लेकिन अगर राष्ट्रीय हित में कोई आपको टेक्नोलॉजी कहीं से अवेलेबल है, वो एक बायलैटरल मामला है, वो इस मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ग्लोबल एग्रीमेंट हो रहा है, इसमें कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है। इस ग्लोबल एग्रीमेंट से भारत को क्या उम्मीद है? हम ये उम्मीद रखते हैं कि इसमें एक तो एम्बिशियस एग्रीमेंट होगा, कि ताकि एक कॉन्फिडेंस मिले सब लोगों को कि सारे मुल्क मिलके और एमिशन रिडक्शन में एकदम डिटरमिन्ड है। दूसरा, हम ये समझते हैं कि इसमें जो फेयर शेयर ऑफ कार्बन स्पेस, उसको एक रिकग्निशन मिलना चाहिए, और जो मूल सिद्धांत है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसी के तहत पूरा करार होना चाहिए। तो ये हमारे मुख्य बिंदु हैं जिसके तहत हम ये समझते हैं कि एक बैलेंस एग्रीमेंट हो सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात मैंने आपसे पहले ही कही है कि ये एक ऐसी सिंगल पॉइंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो फ्यूचर को बदल सकता है। आज से 50-60 साल पहले किसी को नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। अभी भी आप देखिए, 5 साल पहले किसी को नहीं पता था कि एलईडी बल्ब का रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में आ सकता है। अब आप देखें कि पिछले कुछ महीनों में, कल का आंकड़ा है कि 3 करोड़ बल्ब से ज़्यादा ऑलरेडी हिंदुस्तान में बिक चुके हैं, एलईडी बल्ब। सो इट्स अ बिग रेवोल्यूशन, नोबडी एंटिसिपेटेड इट। और इसका फ़ायदा क्या है? एक तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन है, लेकिन साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ एलईडी बल्ब है, वो कुछ महीने पहले जो 400 रुपये ज़्यादा थी, वो अब 100 रुपये से घट गई। एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सिर्फ भारत या किसी और देश का नहीं, ये पूरी धरती के जलवायु का मसला है। तो अगर ये जलवायु का मसला इस बैठक में भी रिजॉल्व नहीं हो पाता है, जलवायु परिवर्तन का, तो फिर आगे क्या सोचते हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि इस बैठक में कारगर परिणाम निकलेंगे, अच्छा एक समझौता होगा, और ऐसा नहीं है कि सारी समस्याओं का समाधान एक ही सम्मेलन में हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी बातें हैं जो जिसमें समझौता नहीं होता, या जिनके ऊपर विचार करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है, वो आइंदा भी डिस्कस हो सकती हैं। 92 से लगातार ये डिस्कस हो रहा है। शुरुआती दौर में तो अमेरिका इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं था, अब धीरे धीरे वो, ये आप समझिए कि जो पेरिस में एग्रीमेंट हो रहा है, ये लागू 2020 में से होगा। हाँ जी। तो हमारे पास अभी भी इसके बाद भी 4 साल का समय बाकी है। अगर कोई ऐसी समस्याएं हैं जिसके ऊपर एक मत नहीं है, तो उनको सुलझाया भी जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और आपके ज़रिए सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा। 2 बातें हैं। एक, भारत इस बात को समझता है कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है। भारत इस बात को चाहता है कि हमारे नागरिकों का विकास हो, इस बात को भी चाहता है कि उनका विकास इस तरह से हो ताकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। और इस चीज़ का एक द्योतक ये है कि जो हमने INDCs पेश किए, पूरी दुनिया में उसकी सराहना हुई है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्बिशियस INDCs, जिसमें हमने सब किस्म की बात की। उसमें हमने जीवन शैली की भी बात की है, उसमें हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात की है, उसमें हमने रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ कार्बन ग्रोथ
जीडीपी ग्रोथ की भी बात की है, 33 से 35% तक हम उसको कम करेंगे। उसमें हमने ये भी कहा है कि 40% डिपेंडेंस ऑन नॉन फॉसिल फ्यूल्स होगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि हम 2.5 से 3 बिलियन टन्स कार्बन सिंक नया पैदा करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत लॉडेबल और एम्बिशियस गोल है, जिसमें सरकार ये दोबारा कमिट करती है कि हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो भारत ने तो अपना इरादा जता दिया है, अब पेरिस कन्वेंशन में दुनिया के तमाम देशों का इरादा देखना है और उसके बाद ये भी देखना है कि किस तरह के एग्रीमेंट बनते हैं। हालांकि ये जो एग्रीमेंट पेरिस कन्वेंशन के दौरान साइन होगा उसको 2020 से लागू होना है, तो इस बीच भी दुनिया के तमाम देशों के सामने ये मौका होगा जब और तमाम जो अनरिजॉल्व्ड इशू हैं उसको किसी तरह से उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।